नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हर आदमी चाहता है कि अपने जीवन काल में वो एक सपनों का घर जरूर बनाए। और दोस्तों, उसके घर का सपना पूरा करता है होम लोन, क्योंकि बिना होम लोन लिए घर का सपना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है, प्रॉपर्टी की, लैंड की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है और बहुत से आदमी टैक्स रिबेट पाने के लिए भी होम लोन लेते हैं। तो दोस्तों, आज जानते हैं होम लोन की तमाम बारीकियां, तमाम वो छोटे बड़े क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, जो आपके जहन में है। लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक प्यारी सी, मीठी सी, पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। दोस्तों, जानते हैं होम लोन के बारे में। दोस्तों, होम लोन लेने से पहले कुछ जरूरी चीजें आप जान लीजिए। जरूरी चीजें हैं आपकी उम्र, आपकी इनकम प्रूफ, आपकी प्रेजेंट की देनदारियां और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। ये चारों चीजें जितनी अच्छी होंगी उतना ज्यादा आसानी से आपको होम लोन मिल जाएगा। कम रेट पर आपको होम लोन मिल जाएगा। आप बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से ईएमआई पे कर पाओगे। तो दोस्तों, होम लोन लेने से पहले अपनी खुद की एक फाइल बना लीजिए। सबसे पहले उसमें केवाईसी लगाइए। केवाईसी का मतलब होता है आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी आदि। दोस्तों, उसके बाद उसमें इनकम प्रूफ लगाइए और इनकम प्रूफ आपके पास होना बेहद जरूरी है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16 और 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। अगर आप बिजनेस ओनर हो या कोई प्रोफेशनल इनकम आपकी आती है तो उस बिजनेस का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उस बिजनेस का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दोस्तों, 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट भी उसमें आपको लगानी होगी। और 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आती होगी, या फिर अगर आपका बिजनेस से इनकम आती है तो बिजनेस का जो है ट्रांजैक्शन उस खाते में होनी जरूरी है। और बिजनेस की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उसमें होना जरूरी है। और दोस्तों, उसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाने होंगे। और एक चीज जरूर से जरूर आपको जो है देखनी चाहिए प्रॉपर्टी में कि म्यूटेशन यानी कि इंतकाल प्रेजेंट ओनर के नाम है कि नहीं है। दोस्तों, म्यूटेशन का मतलब ये होता है जब आप किसी को प्रॉपर्टी खरीदते हो तो रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है, लेकिन आप पूरी तरह से उसके मालिक नहीं होते। तब तक मालिक नहीं होते जब तक शहर के, नगर निगम के रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं हो जाता उस प्रॉपर्टी पर। और इसी प्रक्रिया को म्यूटेशन यानी कि इंतकाल बोलते हैं। दोस्तों, होम लोन लेने से पहले अगर आपका सिबिल यानी कि क्रेडिट हिस्ट्री दुरुस्त है, इनकम प्रूफ आपके पास है, बिजनेस प्रूफ आपके पास है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास है। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो या प्रॉपर्टी जो आपके पास है उसका कम से कम 13 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल का रिकॉर्ड तो कम से आपके पास होना जरूरी है। उसकी जो पिछली जो सेल डीड है या जो भी डीड है, ट्रांसफर डीड वगैरह, वो आपके पास या उस प्रॉपर्टी ओनर के पास होना चाहिए। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होना चाहिए। प्रॉपर्टी अप्रूव्ड कॉलोनी में होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का मैप जो है वो पास हो जाना चाहिए। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो तो आपको नगर निगम में पता कर लेना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के नक्शे पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट हिस्ट्री सही है, इनकम प्रूफ, बिजनेस प्रूफ है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी अप्रूव्ड कॉलोनी में है, प्रॉपर्टी का मैप जो है वो अप्रूव्ड है, तो दोस्तों चॉइस आपके हाथ में है, गेंद आपके पाले में है। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर ये चीजें आपके पास दुरुस्त नहीं है तो बहुत सारे बैंक आपको लोन नहीं देंगे। कुछ प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी आपको लोन दे सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको महंगा पड़ेगा। और दोस्तों, जब आप किसी प्रॉपर्टी के सौदे में पड़ते हो तो सबसे पहले जो है वो सेल का एग्रीमेंट लिखवाते हो, उसमें तमाम तरह की शर्तें लिखी जाती हैं। और दोस्तों, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अप्रूव्ड मैप है या नहीं है, या हो जाएगा या नहीं होगा। और कोई टैक्स तो बकाया नहीं है किसी लोकल बॉडीज का, जैसे नगर निगम या बिजली वालों का। तो ये सब आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद जो है आपको ये सारी चीजें लेके, ये फाइल लेके जो है, ये सारी जानकारी लेके आपको
बैंक में जाना चाहिए, उस बैंक में जाना चाहिए जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। वहां जाकर पूरी तरह से पूछताछ कर लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, प्रोसेसिंग फीस के बारे में, लीगल चार्ज के बारे में, वैल्यूएशन चार्ज के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, अन्य खर्चों के बारे में और डिसबर्समेंट के बारे में। डिसबर्समेंट का मतलब ये है कि जब लोन आपका अप्रूव हो जाता है तो लोन आपको कैसे मिलता है, आपके सेविंग खाते में आता है कि नहीं आता है, वो बैंक वाले आपके सेविंग खाते में डिस्बर्स करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो 10% करेंगे या कितना करेंगे, बिल कैसे प्रोड्यूस करने हैं, तमाम तरह की चीज़ें आपको जानकारी जो है आपको पूछताछ कर लेनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद आपको ये मालूम करना चाहिए कि जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर लग रहा है वो फ्लोटिंग है या फिक्स है। दोस्तों फिक्स का मतलब ये है कि आपको बैंक फिक्स रेट पर होम लोन दे देते हैं कि इतने साल का आपका होम लोन रहेगा, फिक्स रेट पर रहेगा। अगर इसके बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं घटते हैं आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। और फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट सकता है। तो दोस्तों ये तमाम तरह की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। 30 साल का आपका होम लोन बैंक कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये भी है कि आपकी मैक्सिमम उम्र जो है वो 75 साल की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी होने चाहिए कि मतलब जैसे कि आपने 25 साल की उम्र में आप होम लोन ले रहे हो और 30 साल का होम लोन ले रहे हो तो आप ईएमआई पे करते करते जो है फाइनल करते करते आप 65 साल के हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 50 साल है तो बैंक आपको 30 साल का होम लोन नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक जो है मैक्सिमम 75 साल तक की उम्र तक होम लोन दे देता है। तो 50 प्लस में 25 75 मतलब मैक्सिमम आपका 25 साल का लोन हो सकता है। उसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप बीच में लोन क्लोज करते हो, प्री पेमेंट तो उसको होम लोन को बंद करते हो या पेमेंट करते हो तो क्या कोई क्लोजर या प्री पेमेंट का कोई चार्ज तो नहीं है। अगर बीच में आप अपने होम लोन को टेक ओवर करवाते हो किसी दूसरे बैंक में तो क्या कोई टेक ओवर चार्ज तो नहीं है। तमाम तरह की पूछताछ आपको कर लेनी चाहिए। और लीगल और वैल्यूएशन फीस के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। लीगल का मतलब ये होता है कि बैंक अपने वकील से उस प्रॉपर्टी की टाइटल सर्च रिपोर्ट बनवाता है कि प्रॉपर्टी में कोई कानूनी लफड़ा तो नहीं है, और उसकी फीस जो है वो आपको देनी होती है वकील की। और वैल्यूएशन का मतलब होता है दोस्तों बैंक अपने वैल्यूअर से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नपवाता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, और दोस्तों वो फीस भी आपको पे करनी होती है। टेक ओवर के केस में बहुत से बैंक जो है ये दोनों फीस को माफ कर देते हैं, तो वो सब जानना आपको जरूरी है। लोन की अवधि यानी कि लोन टेन्योर कितना होना चाहिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी समय अवधि का हमें लोन नहीं लेना चाहिए, जल्दी जल्दी हमें उसको चुकाना चाहिए। ईएमआई ज़्यादा होगी तो दोस्तों हम अपने होम लोन को जल्दी से भर पाएंगे। ये सारी तमाम तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों लोन मोराटोरियम के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। लोन मोराटोरियम का मतलब ये है कि मान लो आपने प्लॉट खरीदने का और मकान बनाने का लोन लिया है, तो दोस्तों मकान एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। मकान बनने में मान लो 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है, तो आप 1 साल का मोराटोरियम पीरियड ले लीजिए। उस पीरियड के दौरान आपको ईएमआई नहीं भरनी है, आपको सिर्फ ब्याज भरना है। तो दोस्तों जब कंस्ट्रक्शन का पीरियड होता है उस पर आप पर ईएमआई का बोझ नहीं आता है। बैंक जो है मैक्सिमम 4 साल तक का मोराटोरियम पीरियड आपको दे सकते हैं, तो वो आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा आपको जानना ये जरूरी है कि मार्जिन यानी कि डाउन पेमेंट कितनी देनी है। बैंक जो है आपकी जरूरत का 80 से 90% का होम लोन कर देते हैं सब्जेक्ट टू आपकी एलिजिबिलिटी इनकम के हिसाब से। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन यानी कि डाउन पेमेंट देना चाहिए, कम से कम लोन लेना चाहिए ताकि लोन जल्दी से पूरा हो जाए, ना तो सारी उम्र जो है आप ईएमआई भरते रह जाओगे। जब लोन आपका अच्छे तरह से हो जाता है, डिसबर्स हो जाता है, उसके बाद आपको सोचना चाहिए नेच मैंडेट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों नेच मैंडेट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लिया है और आपका सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हर महीने उस बैंक से आपकी जो ईएमआई है वो
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब जहां आपका होम लोन है वहां अपने आप आती रहेंगी। इसी को नेच मैंडेट यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दोस्तों इसमें आपको ख्याल ये रखना चाहिए कि अगर आपकी ईएमआई हर महीने की 10 तारीख को आती है तो आप कोशिश करो नेच मैंडेट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 5 तारीख को ही लगवा लीजिए, ताकि हर महीने की 5 तारीख को उस बैंक से जहां आपका सेविंग अकाउंट है ईएमआई जो है आपके होम लोन वाले बैंक अकाउंट में आ जाए, ताकि जो है आपका सिविल स्कोर जो है खराब ना हो, आपका लोन जो है ओवरड्यू ना हो। दोस्तों अब जान लेते हैं टैक्स के बारे में, टैक्स रिबेट के बारे में। दोस्तों होम लोन पर टैक्स रिबेट मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में जो 2 लाख रुपए तक का आप ब्याज पे करते हो। इनकम टैक्स का सेक्शन 24B उस 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर आपको टैक्स छूट देता है। और दोस्तों जो साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का आप जो मूल यानी कि प्रिंसिपल पे करते हो, और शुरुआत में जो आपने स्टैंप चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज पे किया है वो भी 1.5 लाख रुपए तक की उस पर टैक्स डिबेट होती है एक फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 80C के तहत। और दोस्तों जब आप सारे दस्तावेज बैंक को दे देते हो तो बैंक जो है वो मैक्सिमम 5 से 7 दिन में आपका लोन सैंक्शन कर देता है। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है और आप अपने दस्तावेज बैंक में जमा कर देते हो तो दोस्तों आप बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी मांग लीजिए कि आपके कौन कौन से ओरिजिनल दस्तावेज जो है बैंक में जमा है। समय समय पर अकाउंट स्टेटमेंट लेते रहना चाहिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेते रहना चाहिए। और दोस्तों बैंक जो है होम लोन करते समय आपको पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड भी ऑफर कर देता है, और बहुत बार जो है अगर आप गाड़ी का लोन भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिबेट दे देता है। तो दोस्तों इन सब बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों एक चीज का ख्याल आपको जरूर रखना होगा कि अपने ब्याज पर नजर बनाए रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है बैंक आपके लोन की अवधि को बढ़ा देता है, आपकी ईएमआई उतना रखता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने 50 लाख का होम लोन लिया, आप 5 साल बाद बैंक में जाते हो कि सर मैंने इतने सालों में जो है इतना लोन भर दिया, फिर भी मेरा मामूली सा लोन कम हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया, बैंक आपकी ईएमआई नहीं बढ़ाता है, आपकी समय अवधि बढ़ा देता है। इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, ना तो सारी उम्र जो है आप ईएमआई भरते रह जाओगे। और दोस्तों जब आप लोन को, होम लोन को रिपेमेंट कर देते हो, भर देते हो, तो उसके बाद जो है क्लोजर सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए, अकाउंट की स्टेटमेंट लेना चाहिए, और एनओसी यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बैंक से ले लेना चाहिए। और जितने भी ओरिजिनल दस्तावेज बैंक के पास जमा है वो भी आपको वापस ले लेने चाहिए। तो दोस्तों ये है होम लोन के बारे में तमाम तरह की बारीकियां। और दोस्तों आप अपनी ईएमआई समय पर पे करते हो तो ठीक है, अगर नहीं पे करते हो तो दोस्तों आपका लोन ओवरड्यू हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। 90 दिन तक अगर आपकी ईएमआई बैंक को नहीं मिलती है तो बैंक उस लोन को जो है एनपीए कर देता है और सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करता है और आपकी प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। तो दोस्तों ये है होम लोन का पूरा प्रोसेस। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।